नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन नाउ स्वदेश पर। मैं हूं सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं हम शो में आज आपके लिए। सबसे पहले फोकस में रहेगा फेड, क्योंकि वहां पर लगातार जो है चिंता बाजार को बनी हुई है कि कितनी दरें अब यहां से यूएस फेड बढ़ा सकता है। अमेरिका में महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर है। आज देर रात आएगा फैसला। HUL के टॉप मैनेजमेंट से होगी बातचीत। समझेंगे किस तरह महंगाई ने कंपनी के डिमांड और ग्रोथ पर डाला है इम्पैक्ट, और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे इस शो में शामिल। और आज यूएस फेड का फैसला आने वाला है। इससे पहले आज भारतीय बाजारों में हल्की गिरावट देखी गई। निफ्टी करीब 40 अंक गिरकर 15,700 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। हालांकि बैंक निफ्टी आज हरे निशान के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। दिन भर क्या रही बाजार में हलचल, बताने के लिए जुड़ रही है मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका। देखिए, आज अब मार्केट्स को आप इस तरह से देखें कि FOMC मीट से पहले बाजार में किसी तरह की भी वन साइडेड डायरेक्शनल मूव दिखी नहीं। एक टाइट रेंज में कारोबार हुआ। 15,700 एक बड़ा सपोर्ट था और उसके आसपास ही हम क्लोज हुए हैं। ट्रेडर्स यहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर होते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट सेकेंड हाफ तक मिड डे तक आपको रिकवरी दिखी। आपको लगा शायद यहाँ लॉन्ग्स इनिशिएट होंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स, न्यूज बेस्ड पॉकेट्स में ही आपको आज क्लियरली मोमेंटम सस्टेन्ड होते हुए दिखाई दे। इसके ऑपोजिट आप देखें तो मेटल्स हो, ऑयल एंड गैस हो, PSU, सारी सरकारी कंपनी, चाहे पावर रिलेटेड हो, माइनिंग रिलेटेड हो, इन सब में आपको कहीं ना कहीं दबाव दिखाई दिया। IT पैक दबाव में, लार्ज कैप IT पैक दबाव में दिखा। हल्की मिड कैप IT में आपको कल से ही एक बाउंस बैक दिख रहा है। बड़े हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, इन्होंने प्रेशर माउंट किया। सो कहीं से भी आपको ये रिस्पाइट नहीं दिखा। सिलेक्टिव पॉकेट्स में आपको आज एक्शन दिखा। और बड़े डिसीजन FOMC की मीट से पहले, उससे पहले बाजार में एक बड़ा मूव या वन साइडेड डायरेक्शन मिसिंग दिखाई दिए। गेनर्स कौन से थे आज बाजार में? गेनर्स वो थे जिन्होंने बड़े शॉट्स बने थे 2 दिन पहले, लाइक बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। ऑटो पैक ने अपनी पूरी रेजिलेंस दिखाई है। जब से हम देख रहे हैं कमोडिटी के प्राइस कूल ऑफ हुए हैं, क्योंकि कमोडिटी कंज्यूमर है, रॉ मटेरियल यूज होता है गाड़ियां बनाने में, इसलिए हमने ऑटो पैक को देखा और कैपेक्स की अनाउंसमेंट है। इनके लिए हेडविंड्स अब टेलविंड्स हो गए हैं। ये बड़े ट्रिगर्स हैं जिसके चलते ऑटो पैक लगातार आप ट्रेंड में देख रहे हैं। आज के दिन भी ऑटो पैक में आपको वीकनेस नहीं दिखी। आपको इनफैक्ट टाटा मोटर जैसे काउंटर गेनर्स दिखाई दिए, हीरो मोटोकॉर्प, इनमें गेनर्स दिखाई दिए। फार्मा के कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स प्रेशर था, बीटन डाउन हो गए थे, डिविस लैब जैसे काउंटर्स, और उसके अलावा थोड़ा सा बाजार डिफेंसिव मोड में भी दिखा। तो ये आपको गेनर्स के तौर पर दिखाई दिए। FNO में या फिर आप कुछ पर्टिकुलर थीम्स की अगर हम यहाँ बात करें तो कौन से वो स्टॉक्स थे जहां पर आपको एक्शन दिखा? गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स, MGL, IGL, इसके अलावा गुजरात गैस, इन सब में स्पेस काउंटर्स में आपको तेजी दिखाई दी, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस कूल ऑफ हुए हैं। यहाँ आपको तेजी दिखी। स्पेशलिटी केमिकल में आपको तेजी दिखाई दी। आपको टेक्सटाइल स्पेस के काउंटर्स में अच्छी मूव दिखाई दी। रेमेंड जैसे काउंटर, ट्रेंट हो गया, आदित्य बिरला फैशन, ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको तेजी। कैपिटल गुड्स का थीम अच्छे से बाजार में प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया। तो सिलेक्टिव पॉकेट और बाजार में एक लार्ज कैप स्पेस में हैवी पॉकेट्स लाइक IT हो, मेटल हो, बैंक्स हो, यहाँ पर एक्शन नहीं दिखा, क्योंकि बाजार बड़े FOMC मीट डिसीजन पर डिपेंडेंट है टू टेक अनदर डायरेक्शन। बिल्कुल, तो FOMC की बैठक पर नजर है बाजार की। लेकिन आज जो लेवल्स बाजार में दिखे उसका एक्सपर्ट क्या व्यू बना रहे हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आस्था जैन और नीतिलेश पावस्कर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नीतिलेश, काफी उतार चढ़ाव भरा ट्रेडिंग सेशन आज का रहा। हमने देखा अंत में लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव जोन में ही जाकर बंद हुए। 40 पॉइंट नीचे निफ्टी देखने को मिला। 15,700 के नीचे की क्लोजिंग कितना अहम पॉइंट मानते हैं उसे आप? जी सौमित्र, अगर हम लोग लास्ट के शो से मतलब ऑलमोस्ट 16,500 से कंटिन्यूअसली शॉर्टिंग की रिकमेंड करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों ने थोड़ा सा जो पोजीशंस है वो काफी कम कर लिए हैं। शॉर्ट्स हम लोगों ने ज्यादा कंटिन्यू नहीं किए, क्योंकि फेड का मीटिंग है, इवेंट है, कुछ भी आउटकम आ सकता है, नेवर नो। तो हम लोग एक प्लान यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि आपने कहा 15,700 के नीचे की क्लोजिंग जो है वो चार्ट के ऊपर तो एकदम से खराब मानी जाएगी, लेकिन अगर कल कुछ गैप अप ओपन होता है, कुछ पॉजिटिवनेस अगर मार्केट में आता है, तो हम लोग वहां पे बिकवाली जरूर करने की कोशिश करेंगे। 15,870 से लेके 15,925 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, वहां पे हम लोग सेल करके जा सकते हैं। अगर कल मार्केट ने 15,550 का लेवल भी ब्रेक कर दिया तो हमें एक बड़ी मंदी की तरफ जाते हुए लगेंगे। जैसे आपने कहा 15,700
के नीचे हम लोगों ने आई थिंक पहली बार क्लोजिंग दी है बहुत टाइम के बाद। तो ये क्लोजिंग मुझे लग रहा है कि फिर से हम लोग 15,000 से लेके 14,500 इस रेंज में जाते हुए मुझे लग रहा है। ओके, इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है आस्था? अगर बाजार में जब आप बात करते हैं अपने क्लाइंट से और लोगों से, क्या व्यू बन रहा है? लोग अभी कोई पोजीशंस ले रहे हैं या रुक रहे हैं कि फेडरल रिजर्व का फैसला आ जाए उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे? जी गुड इवनिंग सौमित्र। देखिए, हम जो पीएमएस मेंटेन करते हैं उसमें अभी हमने जो डिसीजन लिया है वो ये है कि अभी हम थोड़ा बाइंग के लिए थोड़ा सा और रुक रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है। अभी 75 बेसिस पॉइंट से ज्यादा अगर कुछ निकल के आया है, फेड की तरफ से आता है, तो मेरे हिसाब से वो वापस से और नीचे ले जा सकता है निफ्टी को, तो वहां पे खरीदने के मौके अच्छे होंगे। तो हाल फिलहाल में हमने अभी तो अपने आप को बाइंग से थोड़ा सा दूर रखा है और हम लोग वेट एंड वॉच की यहाँ पे स्थिति में है। और फेड का क्या डिसीजन आता है उस पर काफी ज्यादा निर्भर रहेगा कि आगे किस तरह से यहाँ पे मार्केट्स मूव होते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से 75 बेसिस पॉइंट से ज्यादा अगर कुछ भी आता है तो थोड़ा सा वो निफ्टी के लिए और ज्यादा नीचे की तरफ राह दिखा सकता है। तो उसी हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। चलिए, इसी टॉपिक पर हमने कई और एक्सपर्ट से भी बात की और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आज देर रात फेडरल रिजर्व की बैठक का फैसला आएगा। अमेरिका में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची महंगाई से निपटने के लिए ये तय है कि फेड जो है वो ब्याज दरें बढ़ाएगा, लेकिन अब सवाल यही है कि बढ़त कितनी होगी। वॉलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ ज्योतिवर्धन जयपुरिया का मानना है कि निवेशकों के लिए फेड के फैसले के बाद गवर्नर की कमेंट्री सुनना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। मेरे हिसाब से ये 50 हो या 75 वो इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि अब 4 मीटिंग बाकी है फेड की इस साल, और एक तरह से हर एक मीटिंग में एक तरह से ना 50 से बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आना चाहिए। तो एक तरह से देखे तो ईयर एंड तक 200 बेसिस पॉइंट का फेड इंक्रीज आ जाएगा। वो चाहे 75 हो 50 हो, किस डायरेक्शन में आए बोल नहीं सकते, पर एक तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और बाजार फेड के लिए अब ये हो गया कि इस समय इन्फ्लेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ का इंपॉर्टेंस कम हो गया है। ग्रोथ का इंपॉर्टेंस बाद में वापस आएगा जब ये ना लगेगा इकोनॉमी काफी वीक हो रहा है। पर एक तरह से जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन कंट्रोल है उसके लिए ग्रोथ को स्लो डाउन करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बाजार वही देखेगा कि फेड ये बैलेंसिंग कैसे करता है इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का, और किस तरह से उनका ना झुकाव रहता है। तो 50 या 75 से ज्यादा उनका जो स्टेटमेंट में क्या आएगा वो मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। बिल्कुल, बाजार के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कमेंट्री किस तरह की आती है। 75 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर ज़्यादातर लोग इस समय फैक्टर इन किए हुए हैं। चलिए मैक्रो से आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं। लिस्टिंग के बाद से हमने देखा है कि एलआईसी के शेयरों में जोरदार देखने को मिली है। करीब 20% तक की गिरावट देखने के बाद आज ये शेयर करीब 4% तक चढ़ा और फिर करीब 2.5% ऊपर जाकर बंद हुआ। एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार ने ईटीना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि कंपनी ने पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर्स के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। साथ ही सभी को वैल्यू डिलीवर करने पर भी कंपनी का फोकस है। This will be true of any industry, especially of a financial sector, I believe. The balancing will be there. I mean, the basic issue will be that how fast we grow, whether it is on the businesses that policyholder like or businesses that the shareholder likes. Looking at the balancing part, I would say that we will continue to be very strong. We don't want to give up on our strength in par, which is what the policyholders will look for, the par policies. But we will, and we already started working on growing the non-par portfolio in a very big way, and that is something we will do over a period of time, medium itself, which means that there's no question of balancing, it's a question of delivering value both to the policyholders and to the shareholders. People can say the timing was good or bad, but as you know, LIC itself is contrarian investor, so we don't look at the market being good or bad at any point of time. So I think it was a good time and we did it, but now only time will tell how things shape up, but we're very positive about it. आस्था, क्या लगता है आपको? मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग शेयर होल्डर और पॉलिसी होल्डर्स के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जो बाजार में हमने गिरावट देखी एलआईसी के शेयरों में, उसको कुछ मदद करने की कोशिश लग रही है, लेकिन 690 के भाव पर एलआईसी, आपको लगता है कि क्या अब ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है या अभी भी वेट करना चाहिए?
जी, मुझे तो लगता है कि अभी भी वेट करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से एलआईसी का जो पूरा स्टॉक है वो पूरा एक तरह से कहते हैं डायरेक्टली कोरिलेटेड है विद द स्टॉक मार्केट मूवमेंट, स्पेशली इक्विटी मार्केट मूवमेंट। तो अगर इक्विटी मार्केट्स के मूवमेंट में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो मेरे हिसाब से इट विल आल्सो इम्पैक्ट एलआईसी का स्टॉक क्योंकि देखा जाए तो उसमें इक्विटी का पोर्शन काफी ज्यादा है। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए नई एंट्री के लिए। वैल्यूएशंस के लिहाज से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मार्केट सेंटिमेंट किस तरह का है उस पे ज़्यादा बातें यहाँ पे निर्भर करती है। तो थोड़ा-सा और रुकना चाहिए नई एंट्री करने के लिए। मेरे हिसाब से थोड़ी और गिरावट आए तब ये लॉन्ग टर्म के लिए ये एक लिया जा सकता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में तो बड़े मूव देगा ऐसा लगता नहीं है अपसाइड पे। कौन से लेवल पर कंफर्टेबल फील करेंगे आप, क्योंकि 900 रुपए से गिरकर ये 690 पर तो आ गया है। कहां पर आप रिकमेंड करेंगे कि हाँ 650 600 कहां तक रुके तब एंट्री की जा सकती है? बेसिकली देखा जाए तो 600 से 650 का जो ये एक जोन है वहां पे मेरे हिसाब से एक एंट्री करने के ज्यादा अच्छे मौके हैं। तो मैं 600 से 650 के बीच के जोन में एंट्री करने की सलाह दूंगी। थोड़ा और इंतजार कीजिए, 690 पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। 600 से 650 का जोन ऐसा है जहां पर आप कोई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जहां पर आप कोशिश कर सकते हैं एलआईसी में एंटर करने की। हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है जब से ये लिस्टिंग हुई है इस स्टॉक की, उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट ही चल रही है। आज बाजार के मूड के साथ करीब 2.5% ऊपर जाके बंद हुआ है। नितिलेश, एक स्टॉक है बजाज फिनसर्व। कल हमने देखा कि दोनों ही स्टॉक बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ जाकर बंद हुए थे। आज बजाज फिनसर्व जो है वो निफ्टी का टॉप गेनर है, करीब 4% ऊपर जाकर बंद हुआ है। ये जो स्विंग देखने को मिल रहा है, मूवमेंट देखने को मिल रही है, ट्रेडर्स को कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए? जी सर, अगर हम लोग बजाज फिनसर्व का आवरली चार्ट भी देखेंगे तो 12,200 से लेके 12,300 उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हिट करेगा तो डेफिनेटली हम लोग एक बार इसमें बिकवाली का ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए फिर से देखेंगे। आज का जो बाउंस बैक होगा या फिर जो भी बाउंस आएगा थोड़ा सा ऊपर में 300-400 पॉइंट्स का, तो उसमें बिकवाली का ही ट्रेंड आप देख सकते हो। लेकिन ये जब स्टॉक 12,700 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना चालू कर देगा तो अपना जो प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर काफी अच्छी तरीके से सस्टेन होने के बाद फिर से हम लोग इसमें 8 से 12% का अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। ओके, तो ये है बजाज फिनसर्व में स्ट्रैटेजी। हमने देखा स्टॉक आज टॉप गेनर की तरह उभर कर आया है। आज था यहाँ पर आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें बैंक्स ने कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, ये पॉजिटिव टेरिटरी पे जाकर बंद हुआ है और कुछ बड़े बैंक्स जो हैं उनमें हमने देखा कि मूव पॉजिटिव साइड में ही था। एसबीआई जैसा स्टॉक जो है करीब 1% ऊपर बंद हुआ। क्या आपको लगता है कि अब जब हम सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज एनालिसिस और चॉइस कर रहे हैं तो हमें बैंक्स को अपनी लिस्ट में ऊपर रखना चाहिए? जी बिल्कुल, बैंक को यहाँ पे ऊपर ही रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो बढ़ती इंटरेस्ट रेट की एक क्लाइमेट बनी है, उसमें बैंक्स में यहाँ पे एक बढ़िया निवेश किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी वही कैटेगरी के बैंक होने चाहिए जो कि फंडामेंटली काफी ज्यादा सॉलिड है और उसमें हमारी तो पसंदीदा चॉइस है एसबीआई पब्लिक सेक्टर में और आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर में। तो ये जो दो दिग्गज बैंक है, मैं इनके साथ ज्यादा स्टिक रहना पसंद करूंगी रादर देन नए बैंक्स में या किसी और बैंक में खरीदारी करने के लिए। सो बैंक्स में अगर बात की जाए तो इन दोनों बैंक्स पे बिल्कुल नजर बनाई जा सकती है और इसमें थोड़ी बहुत खरीदारी भी की जा सकती है। लेवल्स पर भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर इन लेवल पर रुक जाना चाहिए या कुछ गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए? जी देखिए 687 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक जो 687 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो अगर चाहिए तो जैसे 100% एलोकेशन की बजाय अभी चाहे तो 50% एलोकेशन किया जा सकता है और 50% थोड़ा और डिप आए तो वहां पे एलोकेशन किया जा सकता है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी बना के काम करना चाहिए। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी भी रहेगी और थोड़ा बहुत करंट लेवल पे भी आईसीआईसीआई बैंक को देखा जा सकता है। और इसी तरह से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी बात करूंगी। तो दोनों ही बैंक में थोड़ी बहुत खरीदारी अभी करें और थोड़ी बहुत कुछ गिरावट आए तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। करेक्ट। तो जो माहौल बाजार का है, हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में गिरावट आए, लेकिन एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ये दो ऐसे स्टॉक हैं जहां पर आप इन लेवल पर भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं। तो जैसा आस्था ने आपको स्ट्रैटेजी बताई, 50% पैसा आप अभी लगाइए जो आपका इन्वेस्टेबल अमाउंट है और बाकी 50% जब कुछ गिरावट आए तब ये दो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। एक और स्पेस जहां पर आज खबरें काफी गर्म थी वो था टेलीकॉम। कैबिनेट से 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को हरी झंडी मिल गई है। टेलीकॉम विभाग की ज्यादातर सिफारिशों को मंजूरी मिल चुकी है।
क्या है 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की पूरी डिटेल्स बताने के लिए मेरे सहयोगी दानिश आनंद जुड़ रहे हैं मेरे साथ। दानिश, बताइए किन किन पॉइंट्स पर जो है टेलीकॉम विभाग ने अपनी रिकमेंडेशंस भेजी थी और क्या क्या अप्रूव हुआ है सरकार की तरफ से? देखिए, मेजर डेवलपमेंट में कैबिनेट मीटिंग जो कल पीएम मोदी ने चेयर करी थी, कैबिनेट ने डीओटी के 5G ऑक्शन के प्रपोजल को अनुमति दे दी है। कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया है उसके मुताबिक इन टोटल 72,000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ऑक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो होल्ड किया जाएगा वो लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड में किया जाएगा। इसके अलावा अब 20 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उन अपने जो भी उन्होंने बिड करा है स्पेक्ट्रम को यूज़ करने का। डीओटी ने जो अपना प्रपोजल भेजा था उसमें 30 साल का टाइम सजेस्ट किया था, लेकिन कैबिनेट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सिर्फ 20 साल का समय दिया है स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने का। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट आती है प्राइवेट 5G नेटवर्क को लेकर, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अनुमति दे दी है कि वो भी स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में हिस्सा ले सकेंगे और अपना खुद एक 5G प्राइवेट नेटवर्क बना पाएंगे। और ये जो इशू था, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स नहीं चाहते थे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अलाउ किया जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो कैबिनेट ने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी अलाउ कर दिया है। तो अगर हम देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको 20 साल का समय दिया जाएगा जो भी उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा है उसकी पेमेंट्स करने के लिए, और 10 साल के बाद जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो अपने स्पेक्ट्रम को सरेंडर भी कर सकते हैं। और डीओटी ने जो टाइमलाइन दिया है उसके मुताबिक 26 जुलाई को सरकार 5G ऑक्शन को होल्ड करेगी। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, जो बड़ी काफ़ी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि 5G कब देश में रियलिटी बनेगा, उसी के चलते कैबिनेट ने 5G ऑक्शंस को अप्रूवल दे दिया है और 26 जुलाई को 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस को होल्ड किया जाएगा। शुक्रिया दानिश। तो 26 जुलाई को ये ऑक्शंस होंगी। आस्था, लंबे समय से इंतज़ार था और ऐसा लग रहा था कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये एक जो है काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा होगा, क्योंकि काफ़ी लॉसेस में चल रही थी कंपनियां। पहले धीरे धीरे इन लोगों ने अपने दाम बढ़ाए, आरपूस बढ़ाने की कोशिश हो रही है और इसलिए टैरिफ रेट बढ़ रहे हैं। 5G के आने से क्या आपको लगता है कि इन कंपनियों के सेहत पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? रिलायंस हुआ जो की वजह से है, या भारती एयरटेल है, खासतौर पर जो बड़े प्लेयर है उन पे? बिल्कुल, यहाँ पे 5G की वजह से यहाँ पे फायदा तो होता हुआ नजर आएगा। और देखा जाए तो वैसे भी एक अगर मैं जनरलाइज टर्म में बात करूं तो 4G से 10 गुना ज्यादा स्पीड है 5G की। तो इसका फायदा ना सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बल्कि मुझे लगता है कि पूरा ही यहाँ पे जो हमारा देश है वहां पे एक बढ़िया यहाँ पे एक हमें मूव देखने को मिलेगी इसके चलते। सो ओवरऑल मेरे को उसमें भारती एयरटेल अभी भी काफी ज्यादा पसंद आता है। कंपनीज में काफी सॉलिड कंपनी है, इनका जो बेस है वो सब्सक्राइबर बेस यहाँ पे काफी बड़ा है। और मैं यहाँ पे वायरलेस सब्सक्राइबर की बात करूँ तो 32.5 करोड़ है। और मेरे हिसाब से ये जो टैरिफ हाइक्स कर रही हैं कंपनियां, इसका सीधा असर इनके मार्जिन्स पे जा रहा है। सो मेरे हिसाब से भारती एयरटेल यहाँ पे काफी बढ़िया पोजिशनली प्लेस्ड है, वहां पे एक मूवमेंट आना चाहिए। अगर टेलीकॉम सेक्टर की किसी कंपनी के साथ जाना ही है तो मैं उसमें भारती एयरटेल के साथ जाना पसंद करूंगी। टेलीकॉम स्पेस पे अगर आपका फोकस है तो भारती एयरटेल यहाँ पर आस्था की चॉइस है, लेकिन इसी खबर पर कुछ और छोटी कंपनियों को भी फायदा होगा। नितिलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 3 स्टॉक आपके सामने रखूंगा, तेजस नेटवर्क, स्टरलाइट टेक और इंडस टावर्स। क्या आपको लगता है कि इन तीनों कंपनियों के चार्ट्स में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी अभी कोई दिखती है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म किसी ट्रेडर को मौका ढूंढना चाहिए? जी सर, तेजस नेटवर्क का जो स्टॉक है उसमें हम लोग बाइंग कर सकते हैं। 480 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर वहां से वो ब्रेकआउट दे देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऊपर में 560 से लेके 580 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट का मूड और माहौल देख के मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वेट एंड वॉच करे, 480 का लेवल उसको क्रॉस करने दीजिए। तो दूसरा जो काउंटर आपने पूछा वो इंडस टावर का होगा। तो इंडस टावर में हम लोग अभी ब्रेकआउट के नजदीक है स्टॉक 217, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 217 का। जैसे ही क्रॉस हो जाएगा तो आप इसमें पोजीशंस बना सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। ऊपर में 235 से लेके 240 ये लेवल्स के आप टारगेट ले सकते हो। ओके, तो दोनों ही स्टॉक में थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तेजस में 480 तक जब ये क्रॉस कर जाए उसके बाद अपॉर्चुनिटी बेहतर बनेगी, और साथ ही साथ इंडस टावर्स में अगर आप 217 को क्रॉस होने दें उसके बाद यहाँ पर ऊपर के लेवल्स बेहतर दिखाई देते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स और हैं जिनको 5G स्पेक्ट्रम
के जो नीलामी की जो खबर आई है उसका फ़ायदा मिल सकता है। एक और बड़ी वॉइस आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर देश की जानी मानी FMCG कंपनी के CEO और MD संजीव मेहता ने मेरी सहयोगी नयनतारा राय से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई की समस्या जारी है और उसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर FMCG कंपनियों पर भी पड़ रहा है। अगर आप FMCG देखें, FMCG is not only a driver of growth but an indicator of economic health of the country and also the quality of life of people. तो अगर आप पूरा साल देखें तो अभी भी हेडलाइन ग्रोथ तो है ही बिकॉज ऑफ प्राइस ग्रोथ, पिछले क्वार्टर में तो प्रॉब्लम, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ सर्टनली इन रूरल इंडिया नेगेटिव हो गया। इसका मतलब यही है क्योंकि उनकी इनकम लिमिटेड है। अगर इनकम लिमिटेड है, अगर उतना ही खर्चा करना है उन्हें एक सर्टन प्रोडक्ट के लिए, तो वो लोग वो खर्चा जब करेंगे तो उसमें उनको कम क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए वॉल्यूम हैज बीन इम्पैक्ट। हादसा यहाँ पर HUL के टॉप बॉस कह रहे हैं कि वॉल्यूम पर इम्पैक्ट पड़ा है। जाहिर तौर पर ET Now स्वदेश को उन्होंने बताया है कि इतनी बड़ी कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ा है और आने वाले समय भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है आपको स्टॉक के लिहाज से। क्या व्यू बनेगा आपका इस कमेंट के बाद? मैनेजमेंट खुद यहाँ पे अगर स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो बहुत बढ़िया, उनको एक आइडिया होता है और वो चीजों को समझते हैं। तो हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ इम्पैक्ट होगा। इन्फ्लेशन के क्या हाल है ये हम सबको पता है, तो जो आने वाले नतीजे हैं उस पे भी ये इन्फ्लेशन यहाँ पे हावी होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से मार्जिन प्रेशर में रहेंगे। सो मेरे हिसाब से, और वॉल्यूम ग्रोथ क्योंकि ये प्राइस हाइक लेंगे अपने मार्जिन को बचाने के लिए, तो वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ इम्पैक्ट होती हुई नजर आएगी। सो डेफिनेटली अभी थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ पे हमें एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट मुझे ये जो चीज लग रही है ये आने वाले सिर्फ एक क्वार्टर की लगती है। मेरे हिसाब से उसके बाद तो स्थिति काफी यहाँ पे संभलती हुई नजर आएगी। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का अगर लिहाज है और पोजीशन ली भी है तो बने रहना चाहिए, जिसमें मिनिमम पीरियड 3 महीने का तो होना ही चाहिए। की सलाह है यहाँ पर बने रहिए। हो सकता है कि एक क्वार्टर तक ये मुश्किलें बनी रहें, लेकिन 3 महीने तक का व्यू अगर आपका है, उससे ज़्यादा आपका व्यू है, तो आप HUL को होल्ड करके चल सकते हैं। ये है सलाह आस्था की। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से स्टॉक्स पर आपका फोकस होना चाहिए ये भी जानेंगे हमारे मेहमानों से, क्योंकि वक्त है अब VIP शेयर्स का। नितिलेश, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए कल के लिए कौन सी ट्रेडिंग आइडियाज आप देना चाहेंगे दर्शकों को? जी सर, मैं सेलिंग के साथ जाना ही पसंद करूंगा और मेरा जो पहला काउंटर होगा वो होगा SEC का। SEC को हमें 2115 के नीचे बिकवाली करना है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 2150 का होगा और टारगेट जो होगा वो 2060 से लेके 2020 का होगा। दूसरा जो काउंटर जो मेरा होगा वो होगा SRF का। SRF में भी हमें बिकवाली ही करनी है, लेकिन कंडीशनल बिकवाली करनी है 2280 के नीचे। स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करना है 2330 का और टारगेट के नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो 2220 से लेके 2170, ये 2 टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ये जो मेरा व्यू है वो थोड़ा सा पोजिशनल है, तो आप ये जो मैंने लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए वो स्पॉट लेवल है, आप फ्यूचर लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। और अपडेट जो देना था लास्ट टाइम हम लोग जो विप्रो का वर्लपूल का जो ट्रेड रिकमेंड किया था उसमें 70 से 80 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट का टारगेट जो था वो हिट हो चुका है, आप उसमें मुनाफा बांध सकते हैं। बिल्कुल, तो जो मुनाफा मिल गया है उसे घर ले जाने में ही समझदारी है। कल के लिए 2 आइडियाज यहाँ पर, SEC को भी सेल करना है और SRF को भी सेल करना है। इन दोनों में बिकवाली की सलाह माफ कीजिए। जो कॉल है वो पोजिशनल है, तो अगले 2 से 3 सेशन के लिए। आस्था, आपकी तरफ से कौन सा आइडिया होगा? और जी, मुझे वरुण बेवरेजेस पसंद आता है, तो वहां पे मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी और इसमें जो टारगेट रहेगा वो तकरीबन 940 का रहेगा। तो पोजिशनल कॉल के तौर पे वरुण बेवरेजेस को मैं खरीदारी करने की सलाह यहाँ पे दूंगी और इसमें लेवल्स रखे जा सकते हैं 780 770 के आसपास खरीदारी के। 780 770 के आसपास खरीदारी करें। 940 तक के टारगेट वरुण बेवरेजेस में। थोड़ा लंबा नजरिया रखिए, ये टारगेट अचीव होने में कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन आस्था के कॉल्स आमतौर पर बढ़िया हिट करते हैं, तो जरूर उनको फॉलो कीजिए और फोकस भी कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और नितिलेश, समय निकालकर आज ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। कल की तैयारी को भी यहीं समेटने का वक्त हो गया है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है इस ब्रेक के बाद भी।